हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इकाई 1 में हिस्ट्री पूरा कवर कर दिया हूँ। आप जाके चैनल पर प्रोवाइड किया हूँ, देख लेंगे। अब इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो हमारे भाई बहन पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो हाई स्कूल के लिए उपयोगी है ही। इसके अलावा जो हमारे भाई बहन कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यही सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, ये आता है भूगोल के अंतर्गत। अब इकाई 2 में आता है। तो पाठ का नाम है संसाधन एवं विकास। अब संसाधन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम चर्चा करते हैं इसके बारे में। संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन शब्द से तात्पर्य यानी संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से है। इनके दो भागों में विभाजित या इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, या इनके दो भाग होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन और सांस्कृतिक संसाधन। अर्थात संसाधन वह स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। साथियों, बहुत सिंपल नोट्स मैंने तैयार किया है, तो आप लोग इस नोट्स के लिए लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें, क्योंकि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको ताकत मिलती है। इसके बाद चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, संसाधनों के प्रकार क्या है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का विभाजन। नंबर 1 जैव संसाधन। ऐसे संसाधन जो सजीव अवस्था में पाए जाते हैं तथा सांस ले सकते हैं, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षी इत्यादि। अजैव संसाधन क्या है। अजैव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें, पत्थर, मृदा, जल, वायु, धातु, अधातु इत्यादि। यानी जिसमें जीव हो वो क्या होता है, जैव संसाधन, और जिसमें जीव न हो अजैव संसाधन। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का विभाजन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, जैसे पानी, जल, वायु, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन क्या है। अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता तथा इन्हें बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। उदाहरण, जीवाश्म का ईंधन का निर्माण एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। समाप्त हो जाने के बाद किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा इनका निर्माण नहीं किया जा सकता, जैसे पेट्रोल, कोयला इत्यादि। अब आगे क्या है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व माने स्वयं के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1 व्यक्तित्व संसाधन, वह संसाधन जिनका उपयोग
मनुष्य के निजी स्वामित्व में किया जाता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे मकान, निजी चारागाह इत्यादि। ये सब व्यक्तिगत के लिए, मकान भी व्यक्तिगत होता है, चारा भी व्यक्तिगत होता है जिसमें जानवर चरते हैं। इसके बाद फिर चलिए अब आगे अध्ययन कराते हैं। नेक्स्ट नंबर 2, सामुदायिक संसाधन। वह संसाधन जो गांवों या शहरों में सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे सामुदायिक पार्क हो गया, सामुदायिक चारागाह हो गया, सामुदायिक नदियाँ हो गई आदि। नंबर 3, राष्ट्रीय संसाधन। वह संसाधन जो राष्ट्र की संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सरकारी ज़मीन, नदियाँ, तेल उत्पादित क्षेत्र इत्यादि। ये राष्ट्रीय हो गया। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तट रेखा से 200 समुद्री मील के बाद खुले महासागर एवं इसके अंतर्गत आने वाले संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का प्रयोग बिना, नेक्स्ट देखिए, अनुमति, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अनुमति के नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके प्रबंध या इनके प्रबंधन का अधिकार इन्हीं संस्थाओं को दिया गया है। यानी वहाँ पे एक आदमी सरकारी रहते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है उनका रख रखाव किया जाता है। अब आगे विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन। विकास के आधार पर संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, संभावी संसाधन। वह संसाधन जो विद्यमान तो हैं लेकिन उनके प्रयोग की तकनीक का सही तरीके से विकास न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे संसाधन संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की संभावना है, लेकिन इनका प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। अब नेक्स्ट नंबर 2, विकसित संसाधन। वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए प्रभावी तकनीकी उपलब्ध है एवं उनके प्रयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता तथा मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। नंबर 3, भंडारण क्या है? वह संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तो हैं लेकिन सही तकनीक के विकसित न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, भंडार कहलाते हैं। भंडार या भंडारण कहलाते हैं, भंडार कहलाते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस उपलब्ध है, जो कि ऊर्जा का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उपलब्ध है, जो कि ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत हो सकता है, लेकिन सही तकनीकी उपलब्ध न होने के कारण इनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। नंबर 4 क्या है? संचित संसाधन। इसके बारे में देखिए, वह संसाधन जिनके प्रयोग के लिए तकनीकी तो उपलब्ध है लेकिन उनका प्रयोग अभी तक आरंभ नहीं किया गया है तथा वे भविष्य में प्रयोग के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, संचित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत कई नदियाँ जल का भंडार है, लेकिन उनसे विद्युत का उत्पादन अभी तक आरंभ नहीं किया गया है, आगे भविष्य में इनके प्रयोग की संभावना है। चलिए संचित संसाधन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अब संसाधन नियोजन कहलाता है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने एजेंडा 21 पारित किया, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार
चलिए नेक्स्ट, जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। अब महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, हमारे पास व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। ये चीज़ महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन में पूछा गया है और हाई स्कूल में भी कई बार आया है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए नहीं, तो महात्मा गांधी ने, बहुविकल्पी में आया है। चलिए नेक्स्ट, अब भू उपयोग क्या है? अब भू मतलब भूमि होता है, भूमि, भूमि, भूमि जहाँ हम आप निवास करते हैं, भूमि। भू उपयोग के प्रकार की, भूमि कितने प्रकार की होती हैं? अब देखिए, पृथ्वी के किसी क्षेत्र का मनुष्यों द्वारा प्रयोग करना ही भू उपयोग कहलाता है। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को वृक्ष लगाने चाहिए। इसके अनेक लाभ हैं, जैसे अधिक मात्रा में बाढ़ के पानी को सोखकर जल निकासी करके घाटियों की ओर उसका मार्ग बदलकर बाढ़ को कम करना, उत्सर्जन को सोखकर वायु के शुद्धिकरण में मदद करना तथा वन प्रकृति की सुंदरता में, नेक्स्ट देखिए, भी योगदान देते हैं। अब नंबर 1 क्या है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्या है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई जाने वाली भूमि। अब इसमें भूमि का वह भाग आता है जिसका प्रयोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कारखाने, सड़कों, नगरों, रेल मार्गों आदि के विकास में। अब आगे क्या है? देखो, ये जो है कृषि के साथ साथ अन्य कार्य में भी लग जा रही हैं। तो अब नंबर 2 क्या है? बंजर भूमि। बंजर भूमि, यह भूमि का वह भाग है जो कृषि के अयोग्य है, यानी इसमें खेती नहीं की जा सकती। उसको क्या कहते हैं? बंजर भूमि हो गया, कहीं ऊसर हो गया, तो जहाँ मैंने कृषि ना हो वहाँ पर जो है भूमि उपजाऊ नहीं होती। इसके चलिए इसके साथ ले लीजिए। अब नंबर 2 है क्या? परती भूमि। परती भूमि क्या है? यह भूमि का वह भाग है जिस पर पहले से खेती की जाती थी, परंतु अब इस भूमि पर खेती नहीं की जाती है। ऐसी भूमि पर लगातार खेती करने से भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, और यह भूमि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं रहती। इसलिए भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देना चाहिए, जिससे भूमि में फिर से उर्वरा शक्ति का विकास हो सके तथा यह खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए अब इसके बाद हम 3rd नंबर करते हैं। नंबर 3 क्या है? परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि क्या है? इसके अंतर्गत हम देखते हैं। देखिए, अब कृषि योग्य भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसलों के उत्पादन में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह सब भूमि आती हैं जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण, नदियों और समुद्रों द्वारा जमा की गई मृदा सर्वाधिक उर्वर कृषि योग्य भूमि है। यानी जो नदियों द्वारा मृदा लाई जाती है वो क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है और उसमें खेती अच्छी प्रकार से होती है। अब आगे क्या है? नंबर 4, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है? भूमि का वह हिस्सा जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र अथवा
निवल अथवा निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं, निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, भूनिम्नीकरण के कारण, भूनिम्नीकरण के कारण क्या होता है? पेड़ पौधों एवं फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक तत्वों की कमी होना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है तथा इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1, खनन क्या है? खनन के पश्चात खदानों को कचरों के साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे जब वर्षा होती है या तेज हवा चलती है तो यह कचरा बहकर भूमि में फैल जाता है और भूमि को प्रदूषित कर देता है, जिससे भूमि निम्नीकृत हो जाती है। एक खनन के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट, अधिचारण क्या है? अधिचारण पशुओं द्वारा एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारी वर्षा एवं तेज हवा आने से मृदा अपर्दित यानी अपर्दन हो जाता है, अपर्दित हो जाती है तथा अत्यधिक पशु चारण भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। नंबर 3, अतिचराई। ये क्वेश्चन अतिचारण अतिचराई दोनों पूछे गए हैं कई बार। अधिक सिंचाई करने से भूमि सूखती नहीं है और ना ही उस पर ठीक से जुताई होती है, जिससे मृदा निम्नीकृत हो जाती है। इसे जलाक्रांता भी कहा जाता है। अब नंबर 4 देखिए, औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण क्या है? उद्योगों से निकलने वाला कचरा नालियों के द्वारा नदियों और भूमि में फैल जाता है, जिससे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाती है, जो भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। यहाँ ये औद्योगिक प्रदूषण, चलो मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। उद्योगों से निकलने वाला कचरा नालियों के द्वारा नदियों और भूमि में फैल जाता है, जिससे भूमि प्रदूषित हो जाती है, जो भूमि निम्नीकरण का कारण बनता है। अब नंबर 5, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या है? शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण के कारण वृक्षों का कटाव निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिस कारण मृदा अपरदन की समस्या सामने आई है, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भूमि को पकड़ कर रखते हैं, साथ ही इनकी पत्तियां भूमि में मिलकर भूमि को उर्वरक बना देती हैं, परंतु वृक्षों के कटाव से भूमि निम्नीकरण में वृद्धि। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट, वृद्धि हुई है। अब भूमि संरक्षण के उपाय क्या क्या हैं, इसके बारे में देखिए। उन सभी उपायों एवं तरीकों को अपनाना जो भूमि की उत्पादकता को बनाए रखे हैं। नंबर 1 क्या है? वनारोपण, यानी वनारोपण का मतलब वन लगा करके, पेड़ लगा करके। सरकार देखो हर जुलाई अगस्त में जो है वृक्षारोपण कराती है, तो वही है। आगे देखिए, वृक्षारोपण जो होता है वही वन रोपण कहते हैं। देखिए, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम सभी को वृक्ष लगाने चाहिए तथा शहरीकरण के कारण निरंतर बढ़ रहे हैं। वृक्षों के कटाव को रोकना चाहिए, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों से मृदा को पकड़ कर रखते हैं, यानी वृक्ष की जो जड़ होती है मृदा को पकड़ लेते हैं, जिससे भूमि कटाव बंद हो जाता है, जिसके कारण भूमि की प्रचुरता बनी रहती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है? पशुचारण नियंत्रण। नंबर 2, पशुचारण नियंत्रण क्या है? पशुओं के निरंतर एक ही स्थान पर चरने से घास की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, जिससे मृदा अपरदन की संभावना में वृद्धि होती है
इसलिए हमें पशुचारण पर नियंत्रण करना चाहिए। थोड़ा टाइप होने में वो हो गया साथियों। अब इसके बाद मैंने सही कर दिया, होती है, वृद्धि होती है बस। नंबर 3 क्या है, रक्षक मेखला क्या है। वृक्षों को एक कतार में लगातार रक्षक मेखलाएं बनाई जाती हैं, जिसके कारण हवा की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा में कम उड़ती है तथा मृदा अपरदन की संभावना कम हो जाती है। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नंबर 4 क्या है, खनन नियंत्रण क्या है। जमीन के नीचे से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य खनिजों को खुदाई करके बाहर निकालना खनन कहलाता है। इससे मृदा अपरदित हो जाती है। खनन को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, तेलीय खनन, जलोढ़ खनन, भूमिगत खनन। ये तीनों खनन होते हैं, तेलीय खनन, जलोढ़ खनन, भूमिगत खनन। नंबर 5 क्या है, औद्योगिक जल का परिष्करण। ये क्या होते हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल नदियों और भूमि को प्रदूषित कर देता है। अतः इसको रोकने के लिए हमें प्रभावी कानूनी कदम उठाने चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे मृदा के प्रकार। मृदा कितनी प्रकार की होती हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जमीन की ऊपरी परत पर मोटे, मध्य बारीक, कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों को मृदा कहा जाता है। मृदा को अनेक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, वन मृदा। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशीलिक यानी एसिडिक तथा ह्यूमस रचित होती हैं। यह मृदा प्राकृतिक परिस्थितियों में विकसित होती है, अन्य मृदाओं के मुकाबले अधिक उपजाऊ है। अब नेक्स्ट क्या है, नंबर 2, लाल एवं पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर पश्चिमी घाट में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। इसके बाद इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। ये मृदाएं कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती हैं। आप जब यहाँ से प्रयागराज जाएंगे, प्रयागराज में क्या है, शंकरगढ़ के पहले ही यानी दक्षिणी भूभाग में, उत्तर प्रदेश दक्षिणी भूभाग में लाल मृदाएं पाई जाती हैं, जहाँ से क्या बालू खनन होता है। अब आगे नंबर 3 क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। इसे जलोढ़ मिट्टी, फिर से देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इनका निर्माण बालुई एवं चिकनी
मिट्टी के मिलने से हुआ है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मृदा से बना है। ये मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक सकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली है। ये गेहूँ धान आलू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा मानी जाती है। नंबर 4 क्या है? काली मिट्टी यानी काली मृदा क्या है? भारत में जलोढ़ मृदा के बाद सबसे अधिक उपयोग काली मृदा का किया जाता है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार एवं बेसाल्ट चट्टान के निर्माण से हुआ है। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर लिखा नहीं, रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। इन्हें रेगुर मृदाएं कहा जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मृदाएं कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा में काली मिट्टी में कपास खूब पाया जाता है। और नंबर 5 क्या है? लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है या बना है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निछालन यानी लीचिंग का परिणाम है। अब लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय पीएच यानी इसका अम्लीय पीएच मान कितना होता है? पीएच 6.0 होती है, यानी 6.0 से कम होता है इसका पीएच मान। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह चाय, देखो यहाँ से यह चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा है। नंबर 6 क्या है? मरुस्थलीय मृदा कई बार पूछा गया है एग्जाम में। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। ज्वार, तिलहन, बाजरा और रागी की फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट अब देखिए, संसाधन एवं विकास के अंतर्गत और क्या आता है? मृदा का वर्गीकरण। मृदा का कितने प्रकार से वर्गीकरण है वही सब दिखाया गया इसमें नोट्स में। तो मृदा का वर्गीकरण कैसे है? मृदा अथवा मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा का वर्गीकरण मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 क्या है? अब फिर वही चीज़ जो भी पढ़ाया गया फिर वही चीज़ आ रहा है। तो जलोढ़ मृदा क्या है? संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। क्योंकि आप इसका अध्ययन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह शार्ट में दिया गया है। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। अधिकतम उपजाऊ होने के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, जिससे यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है।
अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इसे गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अब काली मृदा क्या है? इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगुर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती हैं और इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। एक कपास वाला कई बार पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सही रहती है, तो यहाँ पे काली मिट्टी सही होती है इसके लिए। तो ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती हैं और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी हैं। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। अब आगे क्या है? लाल और पीली मृदा। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी क्या होती है? अब आगे क्या है? लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती हुई हैं। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पथ पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रमेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लेटराइट मृदा क्या है? अब देखिए लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अब ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम, जहाँ चाय की खेती की जाती है, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसमें चाय की खेती खूब की जाती है असम में। इस मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। आगे क्या है? मरुस्थलीय मृदा। ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इन मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मरुस्थलीय मृदा क्या है? मरुस्थलीय मृदा, ये मृदाएं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। नमक की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। अब वन मृदा क्या है? ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों
विशेषकर नदी, सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसका जो है साथियों स्क्रीनशॉट लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब आगे और महत्वपूर्ण नोट्स है इसमें। अब देख सकते हैं भूगोल नोट्स। अब इसके बाद मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन और इसके कारण कैसे होते हैं। भूमि की ऊपरी परत जो जल या वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है उसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत अधिक होता है, वहाँ पर मिट्टी वायु के साथ बहुत अधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। अब समाधान कैसे करोगे इसका। मृदा अपरदन को रोकना बहुत आवश्यक है तथा अनेक तरीके अपनाकर मृदा अपरदन या मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है ताकि मिट्टी की प्रचुरता बनी रहे। नंबर 1 क्या है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से। ढाल वाली जमीन पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ पानी के बहाव की तीव्रता कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब जिससे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव होता है। ऐसी जुताई को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। यह जुताई मुख्यतः हिमालय के क्षेत्रों एवं आंतरिक पहाड़ी भागों में की जाती है। नंबर 2, ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से। ढाल वाली जमीन पर सीढ़ी बनाकर कृषि करने से जल के बहाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा का अपरदन या मिट्टी का कटाव कम होता है। यह कृषि मुख्यतः हिमालय के क्षेत्रों में की जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नंबर 3 थोड़ा इधर है, तो बड़े खेतों में पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टी उगाना। निचले इलाकों में जहां पर तेज पानी के बहाव की संभावना होती है वहां पर फसलों के बीच घास लगाई जाती है। इसी घास की पट्टी से तेज पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। इस कारण मृदा का अपरदन, मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। यह युक्ति पहाड़ी क्षेत्रों एवं मैदानी इलाकों में अधिक लाभकारी है। अब आगे नंबर 4, खेतों के चारों तरफ वृक्षों को कतार में लगातार एक मेखला बनाना। वृक्षों को एक कतार में लगाकर मेखला बनाई जाती है। इस मेखला से हवा की तीव्रता को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी सतह हवा से कम उड़ती है, अर्थात मृदा अपरदन कम होता है। वृक्षों द्वारा बनी यह मेखला शुष्क एवं मरुस्थलीय इलाकों में बहुत ही कारगर रही है। नंबर 5, वृक्षारोपण। जैसा कि हम जानते हैं, वनों के कटाव के कारण मृदा अपरदन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसे रोकने के लिए सरकार को अनेक कानून बनाने चाहिए और वनों के कटाव पर रोक लगा देनी चाहिए ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके। यानी सरकार को चाहिए कि जो वन में वृक्ष काटे जाते हैं उन पे रोक लगाने से यह है भूमि का कटाव बंद हो जाता है। नंबर 6 क्या है, अतिचारण को नियंत्रित करना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा इसमें है। और पशुओं को किसी स्थान पर
किसी स्थान पर सीमित मात्रा में चराना चाहिए ताकि वहाँ पर उगी घास की जड़ें मृदा में बनी रहे, लेकिन बहुत से राज्यों और शहरों में इस प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है और वह जमीन की सारी घास चर जाते हैं, जिसके कारण घास की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तथा जमीन जल और वायु के साथ बहकर आगे चली जाती है। अब आगे क्या है, कारण क्या है? मृदा अपरदन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। चलिए, अब नंबर 1, अति पशुचारण। अति पशुचारण क्या है? अति पशुचारण है पशुओं को एक ही स्थान पर लगातार चराने से घास की जड़ें कमज़ोर हो जाती है जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। नंबर 2, निर्माण व खनन प्रक्रिया। सड़कों, रेलमार्गों, इमारतों, भवनों और खनिज को जमीन से निकालने के लिए खुदाई की जाती है। इन सब मानवीय कारकों के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है। अब देख सकते हैं नंबर 3 क्या है, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल, कृषि के गलत तरीके, जुताई के तरीके क्या है, प्राकृतिक कारकों के कारण भी मृदा का अपरदन होता है। अब आगे देखिए, पवन क्या है, बंजर या वनस्पति विहीन इलाकों में पवन की गति तीव्र होती है जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मृदा का अपरदन होता है, राजस्थान में इस प्रकार का अपरदन देखने को मिलता है। हिमनद क्या है, बर्फीली नदियाँ अपने मार्ग या आसपास के इलाकों में मिट्टी का कटाव करती हैं। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में इस प्रकार का अपरदन होता है। जल क्या है, जल मृदा अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। भारी मात्रा में वर्षा तथा मिट्टी के द्वारा नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव हो जाता है जिससे भूमि अपरदित हो जाती है। कृषि क्या है, गलत तरीके से जुताई एवं कृषि के वैज्ञानिक तरीकों के कारण भी मृदा अपरदन होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, नंबर 4, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाना। कभी कभी क्या होता है कि आंधी तूफान आया, अब मृदा जो है उड़ने, यानी मिट्टी उड़ने लगी दूर दूर और धूल भरी आंधी आ गई, वही चीज़ बता रहा है इसमें। पवन द्वारा मैदानी इलाकों में ढालू क्षेत्रों में मिट्टी को आसानी से उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से भी मृदा का अपरदन होता है। राजस्थान में इस प्रकार का अपरदन अक्सर देखने को मिलता है। अब आगे क्या, भू उपयोग, यानी भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है उसका उल्लेख इसमें। पृथ्वी के जिस भाग का मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है उससे भूमि उपयोग कहते हैं, या भूमि पर होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को सूचित करते हुए वन भूमि, कृषि भूमि, परती भूमि, चारागाह भूमि आदि वर्गों में बांटा। अब आगे, भूमि, चारागाह भूमि आदि वर्गों में बांटा जाता है। अब नंबर 1, शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है, भूमि का वह क्षेत्र जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हैं उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नंबर 2, परती भूमि क्या है, भूमि का वह भाग जिस पर पहले खेती की जाती है उसके बाद उपजाऊ भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होने के कारण इसे खाली छोड़ दिया जाता है। ऐसी भूमि को परती भूमि कहते हैं। आगे नंबर 3, अन्य कृषि अयोग्य भूमि। इसका देखिए, जिस भूमि के सभी पोषक तत्व समाप्त हो चुके हों उसे बंजर भूमि कहते हैं। कारण, नेक्स्ट, व्यवस्था का न होना, बरसात कम तथा तापमान, यानी उचित कोई व्यवस्था न हो और बरसात कम तथा तापमान का ज़्यादा होना, भूमिगत जल का ऊंचाई पर होना, यानी भूमि पर जल बहुत ऊंचे होना,
और उसके बाद वनों का कटाव, भूमि को काफ़ी समय तक परती छोड़ना, यही सब कारण होते हैं। नंबर 4 क्या है? कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, गैर कृषि प्रयोजनों में प्रयोग की जाने वाली भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कहलाती है, जैसे सड़कें, इमारतें आदि। अब वन क्या है? नंबर 5, वह स्थान जहाँ पर वृक्ष भारी मात्रा में लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा वृक्ष लगे हों उसे वन कहते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हुआ पूरा संसाधन एवं विकास का, ये इकाई 2 भूगोल के अंतर्गत था। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है जो सीधे सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में आप कर ले जाएंगे। तो देखिए, लास्ट में एक प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज़ साथियों, इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन कराता रहूँगा। आप इतनी देर से जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय मैं जल्द ही प्रोवाइड कराऊँगा। आप हमेशा चैनल पर हमारे बने रहे। यदि आप इसको पूरा देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से ही आपको मिलेंगे और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो जाए होंगे। ऐसी आशा, उम्मीद, विश्वास साथ चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।